हेलो, तो वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। मैं सुषमा पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम मॉडल पेपर बीए फर्स्ट सेमेस्टर का करेंगे। हमने तीनों सेमेस्टर के यानी फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर का मॉडल पेपर स्टार्ट किया है। तो इसमें हमने 2 मॉडल पेपर कंप्लीट किए, फर्स्ट और सेकंड। आज जो हम मॉडल पेपर करेंगे वो तीसरा वाला मॉडल पेपर आज हम करेंगे। ये सत्र 2025-26 में जिनका एग्जाम होना है उनके लिए इम्पोर्टेंट है और सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पर बेस्ड है। जो क्वेश्चन यहाँ पर लिए जाते हैं वो एक्सपेक्टेशन है कि आगे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जो रिपीटेड क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के उन क्वेश्चंस को यहाँ पर कलेक्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज हम देखेंगे मॉडल पेपर तीसरा जो है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। मतलब जो तीसरा मॉडल पेपर में आज क्वेश्चन नंबर 11 को हम पढ़ेंगे। इल्बर्ट विधेयक क्या था, संक्षिप्त में विवरण दीजिए। यानी जो इल्बर्ट बिल था उसके बारे में पूछा जा रहा है वो क्या था। तो आंसर देखेंगे। इल्बर्ट बिल पर विवाद, सबसे पहले देखते हैं इल्बर्ट बिल कैसे आया था, उस पर क्या विवाद हुआ, उसके बाद वो कैसे आता है। देखिए, सन 1980 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के स्थान पर उदारवादी लॉर्ड रिपन भारत के गवर्नर जनरल बनकर आए। यानी 1880 की बात है। लॉर्ड लिटन जो था, लॉर्ड लिटन कौन है, इसके टाइम पर पहली बार अनियमित जनगणना हुई थी और लॉर्ड जो रिपन है इसके टाइम पर पहली बार नियमित जनगणना हुई थी। तो लॉर्ड लिटन के स्थान पर कौन आता है, उदारवादी लॉर्ड रिपन आते हैं। क्या बनकर आते हैं, भारत के गवर्नर जनरल। ये सब कौन है, भारत के गवर्नर जनरल। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर रूल कर रही थी, जब अंग्रेज भारत पर रूल कर रहे थे, उस टाइम पर जो गवर्नर जनरल बनाए जाते थे भारत के वो थे। उन्होंने प्रशासन के विभिन्न क्षेत्रों में सुधार किए। इसके पश्चात न्याय व्यवस्था में सुधार करने का निश्चय किया। यानी प्रशासन में सुधार किसने किया, रिपन ने। और जो न्याय व्यवस्था इसमें भी सुधार करने का निश्चय किया। उस समय न्याय के क्षेत्र में जाति विभेद विद्यमान था। यानी न्याय भी किस प्रकार से होती थी, जातिगत, यानी कास्टेज में जो सिस्टम था वो न्याय में भी विद्यमान था। भारतीय न्यायाधीशों का यूरोपियन अथवा अंग्रेज अपराधियों के अभियोग की सुनवाई का अधिकार नहीं था। यानी जो भारतीय न्यायाधीश थे वो क्या करते थे, जो अंग्रेज है उनकी सुनवाई भारतीय न्यायाधीश नहीं करते थे, जबकि अंग्रेज न्यायाधीशों को यह अधिकार प्राप्त था। यानी और अंग्रेज नागरिक क्या कर सकते थे, उनको यह अधिकार प्राप्त था। इसलिए इस अन्यायपूर्ण नीति को दूर करने के लिए 1883 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने अपनी काउंसिल के कानून सदस्य मिस्टर इल्बर्ट को इस संबंध में एक विशेष विधेयक प्रस्तुत करने को कहा। यानी कि किस लिए विधेयक लाया गया था, तो जो भारतीय न्यायाधीश थे उनको सुनवाई का अधिकार नहीं था। जो यूरोपियन होते थे उनकी सुनवाई का अधिकार भारतीय न्यायाधीशों को नहीं था, बल्कि अंग्रेजों का था। तो इसी में सुधार करने के लिए रिपन ने क्या किया था, एक कानून सदस्य मिस्टर इल्बर्ट को, इस इल्बर्ट जो थे ये कानून के सदस्य थे, इनके इस संबंध में उनको एक विधेयक प्रस्तुत करने के लिए कहा। तो इसी के नाम पर इसका नाम क्या पड़ता है, इल्बर्ट बिल पड़ता है। इस पर इल्बर्ट ने एक बिल प्रस्तुत किया। कौन प्रस्तुत किया, इल्बर्ट ने बिल प्रस्तुत किया, इसीलिए हम इसे इल्बर्ट बिल के नाम से जानते हैं, जिसे इल्बर्ट बिल कहते हैं। देखिए, इसके द्वारा भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपियनों के विरुद्ध अभियोगों की सुनवाई करने और दंडित करने का अधिकार दिया गया। यानी जो अंग्रेजों की सुनवाई कौन करता था, भारतीयों को अंग्रेजों की सुनवाई करने का, उन्हें दंड अपराध देने का ये जो था नहीं प्राप्त था। तो अंग्रेजों की सुनवाई केवल अंग्रेज ही करते थे। जैसे अगर कोई भारत का व्यक्ति न्यायाधीश है, जज है, तो वो कोई मुकदमा हो, तो जो अंग्रेजों का कोई मुकदमा होता था तो वो भारतीय न्यायाधीश, जो इंडियन जज होते थे, वो उसका न्यायाधीश नहीं करते थे। यानी वो उसका फैसला नहीं लेते थे। क्यों, क्योंकि उनको अधिकार नहीं प्राप्त था। तो लॉर्ड जो रिपन है इसने ये विधेयक प्रस्तुत कराया। लॉर्ड जो इल्बर्ट बिल के नाम से जाना गया, इल्बर्ट ने प्रस्तुत किया था, इसलिए इसे इल्बर्ट बिल के नाम से जाना गया। तो इसके द्वारा भारतीयों को अधिकार दिया गया कि जो यूरोपीय यानी अंग्रेज है उनके विरुद्ध जो सुनवाई है उसका करने का अधिकार भारतीयों को दिया गया। यह बिल बहुत अच्छा था, परंतु सभी अंग्रेज ने इसे अपना जातीय अपमान समझकर पूरे जोर से इसके विरुद्ध आंदोलन चलाया। यानी कि ये बिल तो अच्छा था क्योंकि समानता हुई न्याय में, भारतीयों को भी अधिकार मिला उनको उनकी सुनवाई करने का। लेकिन जो अंग्रेज थे वो क्या सोचते थे कि इससे हमारा अपमान हुआ, यानी उनका जातीय अपमान समझ करके अपना खुद का उन्होंने इसका विरोध किया और आंदोलन चलाया, जिसके समक्ष लॉर्ड रिपन को झुकना पड़ा। यानी और जो ये विवाद रहा, यानी जो अंग्रेजों ने इसको चलाया, इसके तहत क्या हुआ, रिपन को झुकना पड़ा और ये इल्बर्ट जो बिल था, विधेयक था, इसमें संशोधन करना पड़ा तथा जूरी प्रथा को महत्व दिया गया। देखिए, जिसमें कम से कम आधे सदस्य यूरोपीय रखे गए। यानी जो अच्छा था ये जो नियम लाया था, यानी जो उसकी नीतियाँ थी रिपन की, कि भारतीय भी सुनवाई करेंगे, यानी जो भारतीय जज है वो भी जस्टिस कर सकेंगे।
तो इसका अंग्रेजों ने जातिगत विरोध समझा, अपमान समझा। इसके लिए उसके विरुद्ध क्या किया था, बहुत सारे आंदोलन चलाए। तो इसके लिए रिपन को क्या करना पड़ा, ये प्रथा को संशोधन करना पड़ा। इसमें क्या हुआ, जिसमें कम से कम आधे सदस्य यूरोपीय रखे गए। यह संशोधन भारतीयों को स्वीकार नहीं था। जो जूरी प्रथा थी, इसके तहत क्या हुआ कि इसमें आधे सदस्य यूरोपीय को रखे गए थे, जो भारतीयों को स्वीकार नहीं था। इससे भारतीयों को भली भांति मालूम हो गया कि अंग्रेजों ने अपनी जाति भेद की नीति को नहीं छोड़ा, और यदि हम भी अपनी अंग्रेज की भांति संगठित होकर ब्रिटिश सरकार का विरोध करें तो हमें स्वाधीनता प्राप्त हो सकेगी। यानी भारतीयों को ये ज्ञात हुआ, उन्हें रियलाइज हुआ कि अंग्रेज एक नियम के लिए वो अपने को जातिगत जो भेदभाव था उसका अपमान समझने लगे। तो अगर उन्होंने इस नीति को नहीं छोड़ा, अपनी जो जाति की नीति है इसको नहीं छोड़ा, तो हम भी अगर संगठित हो जाए, पूरे जो इंडिया है वो संगठित हो जाए, तो ब्रिटिश सरकार का हम विरोध करेंगे एक होकर के, और हमें स्वतंत्रता यानी लिबर्टी प्राप्त होगी। यूरोपियन आंदोलन से प्रभावित होकर भारतीयों ने राष्ट्रीय संस्था के गठन का निश्चय किया। परिणाम स्वरूप कांग्रेस की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ, और इसी संस्था को देख करके भारतीयों ने क्या किया था, एक निश्चय होकर, यानी एक संगठित होकर के ये निश्चय किया। और परिणाम स्वरूप इसका परिणाम क्या निकला, इसका रिजल्ट ये निकला कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इसकी स्थापना करने का जो एक मेन टारगेट है वो प्राप्त हुआ। इससे राष्ट्रीय आंदोलन को बल मिला, और जो राष्ट्रीय आंदोलन है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इससे बल मिला। क्या हमें सीख मिली, जब इल्बर्ट विधेयक प्रस्तुत किया गया तो अंग्रेजों ने इसका विरोध किया, क्योंकि उसमें भारतीयों को भी स्थान दिया गया था। जो इंडियन जज होते थे उनको भी न्यायाधीश से जो जजमेंट है इसका करने का उनको भी अधिकार दिया गया। तो अंग्रेजों को ये पसंद नहीं आया, यानी अंग्रेजों ने इसका विरोध किया कि इसमें तो हमारा जातिगत अपमान है, यानी कि अंग्रेजों ने अपना जातिगत अपमान समझा। तो भारतीयों को लगा कि अगर अंग्रेज अपनी हमारे एक कानून के लिए, एक नीति के लिए अंग्रेज अपनी जातिगत नीतियों को नहीं छोड़ सकते हैं, तो अगर हम पूरे देश वाले संगठित हो जाए, हम भी अगर एक होकर के, एकजुट होकर के लड़ाई करें अंग्रेजों के विरुद्ध, तो हमें स्वाधीनता क्यों नहीं प्राप्त होगी, हमें स्वाधीनता ही प्राप्त होगी। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, संगठित होकर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मार्ग उनको प्रशस्त किया गया। चलिए देखिए, इल्बर्ट बिल विधेयक क्या था और कैसा आया हमने समझ लिया। अब उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 है, मॉन्टेग्यू की घोषणा क्या है। यानी जो मॉन्टेग्यू है, मॉन्टेग्यू की घोषणा कब है, चेम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू की घोषणा आती है 1919 में, 1919 में इसकी घोषणा होती है। इसकी क्या घोषणा थी, इसके बारे में हम समझते हैं। देखिए, मॉन्टेग्यू की घोषणा ब्रिटिश सरकार को इस बात के लिए मजबूर कर दिया कि बस भारतीयों को कुछ नए अधिकार दे। यानी जो मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र था ये कब आया, 1919 में आया, और ब्रिटिश सरकार जो थी इसको ये मजबूर कर दिया कि वह भारतीयों को कुछ नया अधिकार दे। इसलिए मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 को एक घोषणा की, जिसमें कहा गया ब्रिटिश सरकार की नीति जिससे भारत सरकार पूर्ण रूप से सहमत है, यह है कि भारतवासियों को शासन के प्रत्येक भाग में 7/8, यानी जो प्रत्येक विभाग है उसका 7/8वां भाग में जो स्वशासन के कार्यों में लगी हुई है, जिससे भारत में धीरे धीरे उत्तरदायी शासन की नींव रखी जा सके और वह ब्रिटिश सरकार के अंदर रहकर स्वतंत्र रूप से काम कर सके। यानी कि ये नीतियाँ क्या थी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की, कि वो उसने बोला कि भारत सरकार पूर्ण सहमत हो, ऐसी नीतियाँ बनाई जाए जिससे भारत सरकार सहमत हो, और ये भारतवासियों का जो शासन है, भारतवासियों को शासन के प्रत्येक विभाग में उनको उनकी भागीदारी बढ़ाई जाए, यानी उनकी जो भागीदारी है भारतीयों की भी शासन विभाग में बढ़ाई जाए। स्वशासन के कार्यों में लगी हुई है, जिससे भारत में धीरे धीरे उत्तरदायी शासन की नींव रखी जा सके और वह ब्रिटिश सरकार के अंदर रह करके स्वतंत्र रूप से काम कर सके, ऐसी घोषणा की गई। इस घोषणा से भारत के किसी राजनीतिक दल को संतुष्टि नहीं हुई। देखिए, ये जो घोषणा की थी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में, इससे भारत के राजनीतिक दल में किसी को संतुष्टि नहीं हुई, क्योंकि इसमें भारत की उन्नति का न्याय करना और उसको स्वराज्य देना ब्रिटिश संसद के हाथ में रखा गया था। ये भारतवासियों को क्यों पसंद नहीं आई, उसमें कहा गया कि भारत के यानी ब्रिटिश सरकार के अंडर रहकर काम करेंगे, तो ये हमें भारतवासियों को नहीं पसंद आया। इसलिए क्योंकि उनको लगा कि जो हमारे भारत की उन्नति है, भारत की उन्नति का न्याय करना और उसको स्वराज देना, यानी अपना स्वराज हमें खुद पाना, इसके लिए ब्रिटिश संसद के हाथ में ये रखा गया है। क्या भारतीय अपने स्वराज की मांग कर रहे हैं, आप भारतीय अपने स्वराज, अपने संविधान का निर्माण नहीं कर सकते, भारतीय के आज़ाद नहीं हो सकते, ये ब्रिटिश संसद के हाथों में रखा गया भारत का भविष्य। बाद में इसी के आधार पर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1919 का अधिनियम पास किया, यानी
जो 1919 का अधिनियम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, इसी आधार पर पास किया गया। किस आधार पर? कि जो भारतीयों को इसमें बताया गया कि भारतीयों की भागीदारी बढ़ाई जाए, लेकिन वो ब्रिटिश सरकार के अंडर रहकर के काम करें प्रशासनिक क्षेत्र में। तो भारतीयों को पसंद नहीं आया कि हम ब्रिटिश सरकार के अंदर रहकर काम करेंगे तो जो हमारे भारत का भविष्य, जो हमारा स्वशासन है ब्रिटिश सरकार के हाथों में होगा, तो इसलिए इस भारतीयों को ये अच्छा नहीं लगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को हमने समझ लिया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधार क्वेश्चन नंबर ये कब आया था? 1919 में आया था। देखिए क्वेश्चन 12 देखते हैं। दोहरा शासन से आप क्या समझते हैं? दोहरे शासन की व्यवस्था को समझाइए। जो दोहरा शासन है, डुअल शासन है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। इसके द्वारा भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना नहीं की गई, यानी कि जो दोहरा सरकार है, जो दोहरी शासन व्यवस्था है, इसके द्वारा भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना नहीं की गई। भारत सचिव लॉर्ड मार्ले का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना नहीं था, यानी कि लॉर्ड मार्ले जो है, मार्ले मिंटो सुधार आया था 1909 में। तो इसने क्या किया था? दोहरा शासन जो व्यवस्था है इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ? इसके द्वारा भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना नहीं की गई। भारत में जो उत्तरदायी सरकार की स्थापना नहीं की गई। भारत सचिव था, ये कौन था? भारत सचिव था लॉर्ड मार्ले। इसके क्या उद्देश्य थे? कि भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं करना है। भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं करना चाहता था। दिसंबर 1908 ईस्वी में उन्होंने हाउस ऑफ लाइफ भाषण देते हुए, यानी हाउस ऑफ लाइफ में भाषण देते हुए स्पष्ट कहा था, यदि सुधारों के विषय में यह कहा जाए कि इनसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत में संसदीय सरकार की स्थापना होती है, तब मुझे ऐसे कार्य से कोई संबंध नहीं है। यानी कि यदि इसने कहा एक भाषण में कि यदि सुधारों के विषय में यह कहा जाता है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से अगर भारत में संसदीय सरकार की स्थापना होती है, तब मुझे ऐसे कार्यों से कोई मतलब नहीं है, कोई संबंध नहीं है। इससे भारतीयों को बहुत निराशा हुई। तो भारतीय जो हुए वो भारतीयों को निराशा मिली कि ऐसा, देखिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अगर भारत में संसदीय सरकार की स्थापना होगी तो उससे अंग्रेजों को क्या दिक्कत थी। लेकिन जब अंग्रेजों ने इसका क्या क्या विरोध किया तो भारतीयों को क्या हुआ? बहुत निराशा हुई। डॉक्टर जकारिया ने ठीक ही लिखा है, इन सुधारों द्वारा जो चीज़ें भारतीयों को दी गई वह बिल्कुल अन्य शून्य थी। यानी जो सुधार आते थे, जैसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है, उसमें सुधार है, फिर भी उसका विरोध किया गया अंग्रेजों के द्वारा, फिर उससे वापस से वही बना दिया गया। मार्ले मिंटो सुधार आया, जो प्रशासनिक क्षेत्र में सुधार आते थे उससे कोई भारतीयों को लाभ नहीं होता था। तो डॉक्टर जकारिया क्या कहते हैं कि इन सुधारों द्वारा जो चीज़ें भारतीयों के को दी गई हैं वो बिल्कुल अर्थ शून्य, यानी जो सुधार आते हैं भारतीयों के लिए, जो वो उसमें जो भारतीयों के लिए कोई कानून बनाया गया, भारतीयों को जो सुधार दिए गए हैं वो एकदम शून्य के बराबर है। रॉबर्ट्स ने इसका वर्णन करते हुए कहा कि रॉबर्ट्स ने क्या कहा? सुधार भारतीयों के लिए अधूरे भवन के समान थे, यानी जो सुधार है भारतीयों के हित के लिए जो सुधार है वो अधूरे भवन के समान है। मजूमदार ने इन सुधारों की आलोचना करते हुए कहा, यानी मजूमदार ने क्या कहा? ये केवल चंद्रमा की चमक की भांति थे, यानी कि जो सुधार हमारे लिए लाए जाते हैं वो केवल हमें दिखाने के लिए चंद्रमा की चमक की भांति आते हैं, इसलिए सुधार भारत की राजनीतिक समस्या का हल नहीं थे। उसके बाद देखिए इसमें सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली जारी की गई। इन चुनाव में मुसलमानों को विधान परिषदों में अलग प्रतिनिधित्व दिया गया। सरकारी नौकरियों में भी बाद में मुसलमानों के लिए स्थान सुरक्षित किए गए। मुसलमान मतदाता केवल मुस्लिम उम्मीदवार को ही वोट दे सकते थे, इससे मुसलमानों में हिंदुओं से अलग होने की भावना बढ़ी, क्योंकि चुनाव में सफल होने के लिए उन्हें हिंदुओं के मत की आवश्यकता नहीं पड़ती। देखिए क्या किया गया कि मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन, देखिए मुसलमानों के लिए क्या किया गया, यहाँ देखिए सांप्रदायिक चुनाव है, इसका मतलब अलग अलग चुनाव कराए गए। अलग अलग चुनाव की जो है वो प्रणाली लागू की गई, यानी हिंदू लोग के लिए अलग और मुस्लिम लोग के लिए अलग। ये एक तरीके से दरार डालने का काम करती है। देखिए मुसलमानों को विधान परिषदों में अलग प्रतिनिधित्व दिया गया, यानी कि उस टाइम पर भारत में ही रहते थे हिंदू मुसलमान, तो ये जो दरार बीच में ला रहे हैं अंग्रेज, ये क्या कर रहे हैं? मुसलमानों को विधान परिषदों में अलग प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। सरकारी नौकरियों में भी बाद में मुसलमानों के लिए स्थान सुरक्षित किए जा रहे हैं। तो मुसलमान मतदाता केवल किसको वोट देंगे? उम्मीदवार को ही, यानी मुस्लिम उम्मीदवार को ही वोट दे सकते हैं, इसमें कहा गया। इससे मुसलमानों में हिंदुओं से अलग होने की भावना बढ़ी, क्योंकि सफल होने के लिए उन्हें हिंदुओं की आवश्यकता ही नहीं होती थी। इस तरह
इस तरह से जो उम्मीदवार चुने जाते थे वे राष्ट्रीय विचारों के कदापि नहीं हो सकते थे, यानी जो उम्मीदवार चुने जाते थे वो क्या होते थे, राष्ट्रीय विचारों के कदापि नहीं हो सकते थे। उनसे यह आशा की जाती थी कि वे सब तरह से अपने संप्रदाय के हितों की रक्षा करेंगे। उनको दूसरे संप्रदायों के हितों की तनिक भी चिंता नहीं थी, यानी कि उनको चिंता क्यों नहीं होती थी, क्योंकि उन्हें जो अपने संप्रदाय उनके हित के बारे में चिंता होती थी और दूसरे संप्रदायों के बारे में नहीं होती थी। बाद में अलग प्रतिनिधि भेजने का अधिकार 1919 के अधिनियम के अनुसार सिखों, हरिजनों, एंग्लो इंडियनों, यूरोपियनों और ईसाइयों को दे दिया गया था। यानी बाद में क्या किया गया, ये जो प्रतिनिधित्व का स्थान है ये 1919 का जो अधिनियम आता है उसके तहत सिख लोग को, हरिजन को और जो एंग्लो इंडियन होते थे, आंग्ल भारतीय और जो यूरोपीय ईसाई थे इनको दिया गया। भारतीयों को प्रभाव डालने का अधिकार दिया गया, यानी भारतीयों को कौन से प्रभाव डालने का अधिकार दिया गया, परंतु उन्हें कोई शक्ति नहीं दी गई। सर एस.पी. सिन्हा ने जो कि महाराज्यपाल की कार्यकारिणी परिषद के पहले भारतीय कानून सदस्य नियुक्त किए गए, एक मुलाकात में 1917 में कहा, पार्लियामेंट्री सुधार कदापि 1892 के पहले अधिनियम की अपेक्षा काफ़ी आगे बढ़े हुए थे, परंतु उन्होंने भारतीयों को प्रभाव डालने का अधिकार तो दिया, परंतु कोई वास्तविक शक्ति प्रदान नहीं की। शक्ति प्रभाव से भिन्न है और हमें नीति को नियंत्रित करने तथा लगातार बढ़ाने के लिए शक्ति में निरंतर वृद्धि की आवश्यकता है। यानी जब तक हम अपनी शक्तियों में डेवलपमेंट नहीं करेंगे, शक्तियों को बढ़ाएंगे नहीं, तब तक सरकार हमारी बातों को नहीं सुन सकती। सरकार कब तक हम जो सरकार कानून बना रही है उसके अंडर में तो काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम अपना कोई संगठन नहीं कर बनाएंगे, कोई नीतियाँ नहीं बनाएंगे, तो हमें आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिलनी थी। उसके बाद देखते हैं एक दूसरे प्रसिद्ध भारतीय श्री वी रंगास्वामी अयंगर ने 1909 के अधिनियम पर टिप्पणी करते हुए कहा, क्या कहा, अधिनियम जो 1909 का था पार्लियामेंट्री सुधार, देखिए क्या कहा था, विधान परिषदें जैसे कि वर्तमान दशा में है कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं करती, यानी जो विधान परिषद उस टाइम पर थी, जिस दशा में थी, वो कोई उपयोगी उद्देश्य, जो उसका कोई यूजफुल जो पर्पस था वो सिद्ध नहीं करती थी। इनसे केवल बाहरी सभ्य संसार को यह माया, भ्रांति या इंद्रजाल दिखानी है कि भारत पर प्रतिनिध्यात्मक विधानसभाओं के द्वारा शासन चलाया जा रहा है। ये केवल क्या दिखाते थे कि भारत में क्या हो रहा है, जो प्रतिनिध्यात्मक शासन है विधानसभाओं के, इनके द्वारा शासन को चलाया जा रहा है। इसका मतलब क्या है, देखिए ये क्वेश्चन हमारा क्या था, दोहरे शासन के बारे में था। तो कैसे जो विधेयक आते हैं, पहले तो जो निर्वाचन की सांप्रदायिक निर्वाचन की बात की गई मुसलमानों हिंदुओं के लिए, तो इससे लोगों के बीच में दरार है। मुसलमानों को हिंदुओं की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी, मतलब जब अगर चुनाव जीतने के लिए, क्योंकि मुसलमान केवल मुसलमान को वोट देते थे, हिंदू केवल हिंदुओं को देते थे, तो एक दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ती थी लोगों को। तो इसलिए जो स्टेटमेंट देखिए यहाँ पर, जैसे स्टेटमेंट हमने पढ़ा कि रंगास्वामी ने क्या कहा है, और आगे हमने पढ़ा, देखिए रंगास्वामी ने क्या कहा कि 1909 के अधिनियम पर टिप्पणी करते हुए कहा, विधान परिषदें जैसे कि वर्तमान दशा में थी, उस टाइम पर जैसे विधान परिषद कार्य कर रही थी, उसका कोई उपयोगी उद्देश्य नहीं था, उसका कोई ऐसा टारगेट नहीं था, उद्देश्य नहीं था जिससे किसी की भलाई हो। इससे केवल बाहरी सभ्य संसार को यह लगता था, यानी जो देखने में केवल ऐसा लगता था बाहर के संसार से कि भारत पर प्रतिनिधात्मक विधानसभाओं द्वारा शासन चलाया जा रहा है, जबकि प्रतिनिधियों को वहाँ रखा ही नहीं जाता था, क्योंकि जब प्रतिनिधियों की भागीदारी को बढ़ाने की बात की गई तो अंग्रेज इसका विरोध किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा जा रहा है, देखिए 1858 का अधिनियम क्या है, इसकी मुख्य विशेषता क्या थी। 1858 के अधिनियम के बारे में, मेन फीचर्स ऑफ द एक्ट ऑफ 1885 के बारे में पूछ रहा है। देखिए इसकी विशेषताओं के बारे में हम बताएंगे। निम्नलिखित विशेषताएं क्या थी, देखिए कंपनी के समस्त प्रदेश हम अपने हाथ में लेते हैं, यानी 1857 का जो देखिए ये क्या है, 1858 का अधिनियम, इसमें क्या विशेषताएं की गई, जो कंपनी के समस्त प्रदेश है हम अपने हाथ में लेते हैं, इन प्रदेशों की प्रजा से अपने तथा अपने उत्तराधिकारियों के प्रति वफादारी की हम आशा करते हैं। और तीसरी जो विशेषता थी वो क्या थी, लॉर्ड कैनिंग को प्रथम वायसराय नियुक्त किया जाता है। देशी राजाओं के साथ कंपनी की जो संधियां और समझौते हैं उन्हें हम प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करते हैं और उनका हम कंपनी के समान ही विधिवत पालन करेंगे। ये देखिए किस प्रकार से बताया जाए कि जो देशी राजा लोग हैं, यानी जो राजा रहते थे देशी, जो रूलर, देखिए उस टाइम पर ब्रिटिश भारत थी और देशी रियासतों पर किसका कंट्रोल था, राजाओं का, और जो ब्रिटिश भारत थी इस पर अंग्रेज शासन करती थी। देशी राजाओं के साथ कंपनी की जो संधियां और समझौते हैं उन्हें हम प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करते हैं और उनका हम कंपनी के समान ही विधिवत पालन करेंगे।
देखिए, कंपनी द्वारा नियुक्त समस्त सैनिक और असैनिक कर्मचारियों को हम स्थायी करते हैं। हम अपने राज्य की सीमा विस्तार की इच्छा नहीं रखते। जिस प्रकार हम नहीं चाहते कि हमारे प्रदेश पर कोई अधिकार करे, उसी प्रकार हम किसी की भूमि पर आक्रमण नहीं करेंगे। हम अपने अधिकारों, अपनी प्रतिष्ठा तथा अपने सम्मान के सम्मानी भारतीय नरेशों के अधिकारों, सम्मान तथा उनकी प्रतिष्ठा का आदर करेंगे। 8वां क्या है? सबके साथ समान और निष्पक्ष न्याय किया जाएगा, यानी सभी के साथ जो न्याय है वो निष्पक्ष किया जाएगा। ऐसे न्याय क्या होता था कि भारतीयों के लिए अलग न्याय का प्रावधान था और अंग्रेजों के लिए अलग। हम अपनी प्रजा पर अपने धार्मिक विचारों को नहीं ला देंगे और न ही उनके धार्मिक जीवन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करेंगे। उसके बाद क्या है? बिना किसी जाति, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछ रहा है कि गवर्नर जनरल की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, यानी कि जो गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल की विशेषताएं क्या है तथा केंद्रीय सभा की दोषपूर्ण रचना के बारे में हमें बताना है। स्पेशल ऑफ गवर्नर जनरल एंड डिफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर के बारे में बताना है। देखिए, गवर्नर जनरल का विधानसभा की तरफ उत्तरदायी न होना, केंद्रीय विधानमंडल को भारत की पार्लियामेंट होगा, यहाँ पार्लियामेंट नहीं बनाया गया था, यानी गवर्नर जनरल जो था उसका विधानसभा की तरफ उत्तरदायी नहीं था और भारत की पार्लियामेंट भी नहीं बनाया गया था। इसका ढांचा अत्यंत दोषपूर्ण था और इसकी शक्तियां अत्यंत सीमित थी। इसकी शक्तियां क्या थी? वो सीमित थी। गवर्नर जनरल तथा उसकी कार्यकारिणी परिषद केंद्रीय विधानमंडल की तरफ जिम्मेदार नहीं थी, यानी कि जो गवर्नर जनरल है, यानी जो गवर्नर जनरल है तथा उसकी जो कार्यकारिणी परिषद है, केंद्रीय विधानमंडल की तरफ वो जिम्मेदार नहीं थी। विधानसभा जो गवर्नर जनरल थे, इसकी तरफ गवर्नर जनरल विधानसभा की ओर से जिम्मेदार नहीं थी। विधानसभा गवर्नर जनरल तथा उसकी कार्यकारिणी परिषद की किसी भी सदस्य को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा नहीं हटा सकते थे, यानी जो विधानसभा है वो गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद में जो सदस्य कार्य करते थे उनको हटा नहीं सकती थी अविश्वास प्रस्ताव कारण। इसके पास केवल कुछ अन्य प्रकार के सार्वजनिक मामलों पर प्रस्ताव पास करने का अधिकार था। इन सब प्रस्तावों को मानना या न मानना गवर्नर जनरल की इच्छा पर निर्भर करता था। उसके बाद देखते हैं गवर्नर जनरल के कानूनी अधिकार कौन से थे। वह किसी बिल अथवा इसकी किसी धारा पर विचार या संशोधन करने से केंद्रीय विधानमंडल को रोक सकता था, यानी गवर्नर जनरल की शक्तियां क्या थी? कानूनी अधिकार उसको क्या दिए हुए थे कि किसी बिल अथवा किसी धारा पर विचार करे और संशोधन करे और जो केंद्रीय विधानमंडल को रोक सकता था, इसका एक कार्य था। यदि उसके विचार में इससे भारत के किसी भाग की शांति अथवा सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो, यदि भारत उसके जो विचार है उसका विचार ऐसा होना चाहिए, देखिए, कि इससे भारत के किसी भी भाग की शांति को या सुरक्षा को खतरा उत्पन्न ना हो। दूसरा क्या है? गवर्नर जनरल किसी प्रश्न या पूरक प्रश्न का उत्तर देने से इनकार कर सकता था, यानी जो गवर्नर जनरल था वो क्या करता था? किसी भी प्रश्न का उत्तर देने से इनकार कर सकता था, इसको मना कर सकता था। वह दोनों सदनों के सामने भाषण दे सकता था या सदनों में सदन की आवश्यक उपस्थिति के लिए नियम बना सकता था। तीसरा क्या है? अनेक प्रकार के बिलों पर उसकी पूर्व स्वीकृति के बिना विचार तक किसी भी सदन में नहीं किया जा सकता था, यानी उसकी पूरी स्वीकृति होनी चाहिए थी। प्रत्येक प्रांतीय तथा केंद्रीय बिल तभी कानून बन सकता था जबकि उसकी अनुमति या मंजूरी मिल जाए। ये गवर्नर जनरल के बारे में बात की जा रही है। जबकि आज के टाइम पर क्या है? कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, यानी कि राष्ट्रपति के पास मेन पावर है। कानून कब बनेगा? जब राष्ट्रपति की अनुमति मिलेगी। उस टाइम पर गवर्नर जनरल की अनुमति से किया जाता था। वह किसी प्रस्ताव पर बहस को रोक सकता था, यानी बहस रोकने का अधिकार भी किसको था? गवर्नर जनरल को था। वह किसी भी काम को रोको प्रस्ताव की मनाही कर सकता था। गवर्नर जनरल किसी भी बिल को ब्रिटिश सम्राट की अनुमति के लिए आरक्षित कर सकता था। यदि सरकार किसी बिल को सदन में पास करवाना चाहती थी और दोनों सदन उसे स्वीकृत कर दे तो गवर्नर जनरल उस बिल को अपनी विशेष शक्ति द्वारा कानून में तब्दील कर सकता था। जो शक्तियां आज हमारे राष्ट्रपति के पास होती हैं वो गवर्नर जनरल के पास हुआ करती थी। 1923 में भारतीय राजाओं की रक्षा का अधिनियम और 1925 में वित्तीय विधेयक इसी तरह के कानून बनाए गए, यानी जो 1923 का भारतीय राजाओं की रक्षा के लिए अधिनियम बनाया गया, जो 1925 का वित्तीय विधेयक बनाया गया, इसी नियम कानून पर बनाया गया। छठा क्या है? दोनों सदनों के इनकार करने पर भी जो बिल इस प्रकार बनाए जाते थे उनको रद्द करने की शक्ति केवल ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश सम्राट सहित मंत्रिमंडल को थी। इससे स्पष्ट है कि केंद्रीय
विधानमंडल का गवर्नर जनरल पर कोई प्रभावशाली नियंत्रण नहीं था। यानी जो केंद्रीय विधानमंडल है उसका किस पर नियंत्रण नहीं था, जो गवर्नर जनरल था उस पर नियंत्रण नहीं था। जनरल कानून क्षेत्र में अपनी मनमानी कर सकता था, यानी जो गवर्नर जनरल था वो कानून के क्षेत्र में अपनी मनमानी करता था। वह विधानसभा की तरफ उत्तरदायी नहीं था, यानी वो विधानसभा के लिए उत्तरदायी नहीं होता था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं क्योंकि हमारे जो क्लासेस है वो ज़्यादा लंबी हो जाएंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पार्ट 4 में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस टाइप से आपको आंसर लिखने हैं। विशेषताएं पूछनी तो उसके पॉइंट के रूप में उसको जो आंसर है उसको लिखने पड़ेंगे, और बिल के बारे में पूछे तो बिल क्या है, उसे कैसे समझाया जाए, इसके बारे में आपको अच्छे से लिखना होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको क्लासेस कैसे लग रही है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।